हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। स्टूडेंट, अगर आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपने अपने प्रैक्टिकल से संबंधित अपने चार्ट पेपर पर मीटर सेतु का डायग्राम ड्रॉ किया है, तो स्टूडेंट आपके जो मौखिक सवाल इस डायग्राम से संबंधित बनते हैं, अर्थात जो एग्जामिनर द्वारा आपसे पूछे जाएंगे मौखिक परीक्षा में, तो उनसे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को मैं अभी बड़े आसान ट्रिक से आपको समझा दूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वाइवा जो 5 नंबर का होता है स्टूडेंट, आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि मेरा ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना होगा, और एक बार आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देख लेंगे स्टूडेंट, तो आपको किसी भी इससे संबंधित यानी मीटर सेतु से संबंधित किसी भी क्वेश्चन आपको आप मिस नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपको 100% सवालों का जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हम आपके बेटा बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए समझते हैं, पहले देखिए डायग्राम को समझते हैं, और डायग्राम को समझने के बाद जितने भी से रिलेटिव क्वेश्चन है मैंने अपनी स्क्रीन पर लिख रखे हैं स्टूडेंट, और सबको हम बारी बारी से बड़े कम शब्दों में आंसर देने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। तो देखिए बेटा, इसका जो मेन भाग होता है बेटा, वो मेन भाग होता है ये जो आपको देखो, एक एल आकार की पत्ती ये है और एक एल आकार की पत्ती ये है। देखिए जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट, समझें। देखिए ये आपको देखिए एल लग रहा है, देखिए ना एल, एक पत्ती ये है और एक पत्ती ये है। ये काय की बनी होती है बेटा, तांबे की बनी होती है। देखिए जैसे ये एल है, एक एल अक्सर ABCD में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट। देखिए एक एल ये है और एक एल बेटा ये है। इस टाइप के दो पत्तियाँ होती हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, और जो एक ही तांबे की पत्ती बिल्कुल सीधी होती है, वो इन दोनों पत्तियों की बिल्कुल बेटा बीच में होती है। यानी कि संरचना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो इसमें दो एल आकार की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट, और इनके दोनों के बीच में एक तीसरी पत्ती ये लगी होती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखें बेटा कि ये क्या है बेटा, प्रतिरोध बॉक्स। ये क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है। इससे क्या होता है प्रतिरोध बॉक्स से, इसका मैं अभी काम में बताऊँगा, और ये मैंने क्वेश्चन भी बेटा लिख रखा है। ये क्वेश्चन ही मैंने लिख रखा है कि प्रतिरोध बॉक्स का क्या कार्य है, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। फिर आपका बेटा शंट क्या होता है, शंट क्या होता है, शंट का भी मैंने क्वेश्चन अटेंड कर दिया है कि शंट क्या होता है, इस बारे में भी लेक्चर में बताऊंगा। अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है कि बेटा इस मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ही निकाला जाता है, और मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि इस अज्ञात प्रतिरोध यानी एस का मान कैसे निकाला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात, उसमें अगली बात ये है बेटा कि आप ये एक मीटर पैमाना देख रहे हैं बेटा, ये लकड़ी का बना होता है। क्या का बना होता है बेटा, लकड़ी का बना होता है, और ये 1 मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है बेटा, 1 मीटर। ठीक है, एग्जाम आपसे पूछे कि ये पैमाने की लंबाई कितनी होती है बेटा, तो आप बताएंगे तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा इसमें खास चीज़ क्या है कि ये जो AC है, आप देख रहे हैं ये A बिंदु और ये C बिंदु, ये AC एक तार होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 1 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा, 1 मीटर होती है। और इस तार की विशेष बात ये है बेटा कि ये तार मैग्नीन धातु का बना होता है। क्या करना होता है बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन अटेंड भी किया है कि मीटर सेतु में प्रयुक्त तार किस धातु का बना होता है, तो याद रखें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है और यहाँ पे इसको कुंजी जुड़ी होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आपके डायग्राम को आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं इससे क्वेश्चन लेता हूँ कि क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि मीटर सेतु क्या होता है, मीटर सेतु क्या होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर पहला, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बात को समझें स्टूडेंट कि मीटर सेतु क्या होता है। एग्जाम आपसे पूछेंगे मीटर सेतु क्या होता है, तो आप बताएंगे बेटा मीटर सेतु एक वह उपकरण है, मीटर सेतु वह उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बात समझे। आपसे पूछें कि मीटर सेतु क्या होता है, तो स्टूडेंट आप बताएंगे मीटर सेतु वह उपकरण है या वह युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखें कि मीटर सेतु का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या बन सकता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखें बेटा कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर जो बनाया था स्टूडेंट व्हीटस्टोन सेतु पर, तो वो आपने अगर लेक्चर देखा है तो बेटा याद रखें कि व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वही इसके अंदर अप्लाई होता है। यानी मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका सिद्धांत ये होता है P/Q बराबर R/S। ये क्या है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता दिया है।
तो याद रखें बेटा कि जिन लोगों ने मीटर सेतु बनाया है, जिन लोगों ने अपने डायग्राम में मीटर सेतु बनाया है, तो वो व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित बायो भी मैंने बना दिया, उसको भी देख लें, क्योंकि बेटा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्या सटीक हिस्सा न पूछ करके इसकी साइड के अगल बगल का सवाल पूछता है। तो याद रखें कि व्हीट स्टोन सेतु के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और उसका भी वीडियो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है बेटा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो याद रखें मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपके दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अटेंड करते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मीटर सेतु को मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं? यानी ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसका नाम मीटर सेतु है, तो मीटर सेतु ही क्यों कहा गया? मीटर सेतु ही क्यों कहा गया? क्योंकि स्टूडेंट अभी कल हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ था और एक बच्चे ने बनाया था टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। तो एग्जाम ने उससे पूछा कि टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रभावी क्यों कहते हैं, यानी इस घटना को टिंडल प्रभावी क्यों कहते हैं? तो याद रखें बेटा इसी प्रकार से ये सवाल है आपका कि मीटर सेतु को मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें इसमें इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है बेटा कि इसके अंदर एक लकड़ी का पैमाना लगा होता है। क्या बेटा? लकड़ी का पैमाना लगा होता है, और उस पैमाने की लंबाई कितनी होती है बेटा? 1 मीटर होती है, अर्थात 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो आप सटीक सेंटीमीटर ना बता करके 100 सेंटीमीटर 1 मीटर भी बता सकते हैं। यानी मीटर सेतु को मीटर सेतु इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसमें एक लकड़ी का पैमाना लगा होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? 1 मीटर होती है। ठीक है, और मैं केमिस्ट्री वाले की जो बात कर रहा था कि टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रभाव क्यों कहा? क्योंकि बेटा टिंडल प्रभाव की जो घटना थी वो किसने देखी थी? टिंडल ने देखी थी। वैज्ञानिक का नाम टिंडल था, उसने वैज्ञानिक का नाम पूछा था, उनके नाम पर उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम मीटर सेतु की बात करें तो इसमें जो पैमाना यूज होता है लकड़ी का वो कितनी लंबाई का होता है बेटा? 1 मीटर लंबाई का होता है। उसी के आधार पर इसको हम मीटर सेतु कहते हैं। आई होप क्वेश्चन में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है? मीटर सेतु में किस धातु का तार का प्रयोग होता है? मीटर सेतु में किस धातु के तार का प्रयोग होता है? मैंने जो आपको बताया था बेटा कि जो तार है AC जो 1 मीटर लंबा होता है, कितना होता है बेटा? 1 मीटर लंबा होता है। ये पूछा है कि किस धातु का बना होता है। तो याद रख ले बेटा, इसको लिख ले, बहुत जरूरी बात है। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछे ना सवाल है कि ये जो तार यूज हो रहा है मीटर सेतु में, ठीक है, ये किस धातु का बना होता है? तो याद रखें इसका जो नाम है बेटा क्या है, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, लिख लें इसको बहुत जरूरी तरीके से, है ना। ये 2 धातु का बना होता है, दोनों में से कोई से एक आप बता सकते हैं। एक तो होता है मैग्नीन, ठीक है स्टूडेंट, या दूसरा नाम है इसका कॉन्स्टेंटन। आई होप याद रखें कि मीटर सेतु में जो तार यूज होता है, तार कौन सा? AC, ठीक है, एक धातु का बना होता है बेटा? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का बना होता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसे नहीं, हाँ ये मीटर सेतु को मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं? इसका कारण तो मैंने दे दिया, इसका कारण ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, तो इसका कारण तो मैं दे चुका हूँ कि मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मीटर सेतु में एक पैमाना लगा होता है, लकड़ी का पैमाना, जिसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? जो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 है ना, ये सेंटीमीटर में अंकित है। क्या है बेटा? सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ तक 100 तक जाएंगे बेटा, तो 100 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा बेटा? 1 मीटर बन जाएगा, है ना। तो मीटर सेतु को कहने का कारण, मेन कारण क्या है कि इसके अंदर जो पैमाना यूज होता है वो लकड़ी का जो बना होता है, वो उसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? वो 1 मीटर होती है, या फिर 100 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया था। तो अगला क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रयुक्त तार की लंबाई कितनी होती है? यानी ये जो तार है A और ये C, आप ये तार देख रहे हैं बेटा, ये तार कितनी लंबाई का होता है बेटा? याद रखना 1 मीटर लंबाई का होता है। कितना होता है बेटा? 1 मीटर। और एग्जाम ने आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा 1 सेंटीमीटर में बताओ, सेंटीमीटर में कितना होता है? तो याद रखें 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बात तो वही है। तो याद रखें कि मीटर सेतु में जो तार यूज होता है AC, इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? 100 सेंटीमीटर होती है, या आप बोलेंगे 1 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 1 मीटर होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 यहाँ से लिया गया है कि क्या है? शंट क्या होता है? शंट, आप जैसे आपका डायग्राम बना हुआ है चार्ट पेपर पर और एग्जाम ने हाथ रख दिया कि ये बताओ ये शंट क्या होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे शंट एक लघु प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है, जैसे आप देख रहे हैं बेटा ये गैल्वेनोमीटर धारा में वहाँ पे देख रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो इसके समांतर क्रम में, कौन से क्रम में बेटा? एक समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, जब किसी धारामापी को आमीटर में चेंज करते हैं, आपने सिलेबस में पढ़ा भी होगा और मैंने पढ़ा है भी स्टैंड, ठीक है, जब किसी धारामापी को आमीटर में चेंज करते हैं, तो उसके समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? शंट कहते हैं। और एक आदर्श धारामापी का जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो लगभग नगण्य के बराबर होता है, अर्थात बहुत ही कम होता है।
तो याद रखें बेटा शंट क्या होता है, धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया एक लघु प्रतिरोध होता है। तो आप बता सकते हैं शंट के बारे में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शंट क्या होता है, क्वेश्चन है शंट क्या होता है, तो आप बताएंगे शंट धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया एक लघु प्रतिरोध होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो अभी कॉपी पेन से उठा लीजिए बेटा और इसको लिख लीजिए ताकि आपका वाइवा स्पेशल तरीके से हो सके। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसा नहीं करते तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए। ऐसा करने से आपको फायदा है क्योंकि आपका क्वेश्चन आप आंसर का सही तरीके से बता पाएंगे बेटा, तो वहाँ पे आपके 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर बेटा फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ी राशि होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, आपसे एग्जाम आपके डायग्राम पे लिखा भी होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, इसका क्या काम है, क्या यूज है मीटर सेतु में। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, इस प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से ही जब मीटर सेतु को संतुलित करते हैं, मीटर सेतु को आप समझे कैसे आंसर देंगे, आपसे पूछे कि प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है तो आप बताएंगे कि सर जब मीटर सेतु को संतुलित करते हैं तो यहाँ से 1 ओम या 2 ओम या 3 ओम या मैक्सिमम तो 3 ओम लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 ओम 2 ओम या 3 ओम का हम क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, प्रतिरोध लेते हैं। यानी यहाँ से प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना प्रतिरोध इस बॉक्स से प्राप्त करते हैं सेतु को, इस मीटर सेतु को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं बट सर कि मीटर सेतु से क्या कर, आपसे एग्जाम पूछेंगे मीटर सेतु क्या होता है तो आप बताएंगे सर मीटर सेतु की सहायता से या मीटर सेतु से जितना हमें इस मीटर सेतु को संतुलित करने के लिए जितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है बेटा, प्रतिरोध बॉक्स से ही प्राप्त किया जाता है। आयोग को समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मीटर सेतु संतुलित कब माना जाता है, मीटर सेतु संतुलित कब माना जाता है। जैसे कि देखिए मैंने भीष्ट स्टोन सेतु वाला टॉपिक पढ़ा दिया स्टैंड, तो उसमें भी एक शर्त है कि भीष्ट स्टोन सेतु के संतुलित होने की क्या शर्त है, और जब हम जानते हैं कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी गुड, भीष्ट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसकी भी संतुलित होने की कोई ना कोई शर्त होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि जैसे भीष्ट स्टोन सेतु के संतुलित होने की शर्त है, उसकी क्या शर्त है कि चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S, उसकी ये शर्त थी। तो इसकी क्या शर्त है संतुलित होने की, इसकी शर्त बेटा ये है, देखिए संतुलित कब होगा, ध्यान से समझें, डायग्राम को समझें, डायग्राम से बताया जाएगा संतुलित कैसे होता है। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेंगे 2 ओम या 3 ओम, कितना 2 ओम या 3 ओम, तो आप देख रहे हैं स्टैंड ये जो गैल्वेनोमीटर से एक कुंजी आ रही है इसको बोलते हैं बेटा बिसर्पी कुंजी, क्या बोलते हैं, बिसर्पी कुंजी। वर्सिटी जो इसको जोकी भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जोकी भी कहते हैं। देखिए जब ये जो तार AC आप देख रहे हैं स्टैंड, ये AC तार अभी आप देख रहे हैं धारामापी से होते हुए कोई कुंजी आ रही है जिसे हम कहते हैं बिसर्पी कुंजी। ठीक है, तो इसको तार AC के विभिन्न बिंदुओं पर टच कराते हैं, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर टच कराते हैं। याद रखना बेटा रगड़ते नहीं है ना, रगड़ने से क्या हो जाएगा बेटा, तार थोड़ा घिस जाएगा, और जब तार घिस जाएगा तो उसका बेटा क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो बेटा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि बिसर्पी कुंजी को तार AC पर रगड़ते क्यों नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो याद रखें कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन था आपका मीटर सेतु संतुलित कब माना जाता है। देखिए मीटर सेतु कब संतुलित माना जाएगा, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं धारामापी है, यहाँ संकेतांक लगा, क्या लगा बेटा, संकेतांक। ठीक है, अभी ये शून्य विक्षेप की स्थिति में बिल्कुल सीधा इस टाइप से है ना इधर झुका है ना इधर झुका है, यानी कि सेतु इस टाइम संतुलित अवस्था में दिखाया गया है स्टार्ट। ठीक है, तो कैसे संतुलित देख रहे हैं, संतुलित है या नहीं है, तो करते हैं बेटा, ये जो आप देख रहे हैं धारामापी है जिसे हम कहते हैं धारामापी से तार जो आ रहा है जिसको हम बोलेंगे बिसर्पी कुंजी, क्या नाम है इसका, बिसर्पी कुंजी या जोकी। तो इसको जब यहाँ पर टच कराएंगे या यहाँ पर टच कराएंगे, अगर ये सुई इधर इधर दोनों दिशाओं में अगर विक्षेपित हो रही है, अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर टच करा दिया इस पॉइंट पर, ठीक है स्टैंड, यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली रखी स्टैंड, ठीक है, और सुई इधर को झुक गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ से हटा के सुई को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आया मैं, अब यहाँ से सुई अब इधर को घूम गई, तो ये क्या माना जाएगा बेटा, संतुलित माना जाएगा। यानी सुई का जो विक्षेपण है बेटा दोनों दिशाओं में होना चाहिए। अगर आपने देखा कि सुई इधर इस बिसर्पी कुंजी को कहीं भी टच करा रहे हैं और विक्षेपण बेटा एक ही दिशा में है, यानी यहाँ पे टच कराया तो भी इधर को है, यहाँ टच करा तो भी सुई इधर को झुकी है, तो ये इस स्थिति में बेटा सेतु संतुलित मीटर सेतु संतुलित नहीं माना जाता। मीटर सेतु के संतुलित होने की शर्त ये है बेटा कि धारामापी का जो संकेतांक है जब इस कुंजी को, ठीक है, यहाँ तार के विभिन्न बिंदुओं पर टच कराएंगे तो इसमें विक्षेप बेटा दोनों तरफ को होना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ को नहीं हो रहा तो ये सेतु संतुलित नहीं माना जाएगा। तो याद रखें बेटा मीटर सेतु संतुलित कब माना जाता है, जब इसका संकेतांक तार की तो इस कुंजी को विभिन्न बिंदुओं पर टच कराएं। ठीक है, तो कुंजी टच कराने विभिन्न बिंदुओं टच कराने पर इसका संकेतांक दोनों दिशाओं में अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये सेतु बेटा क्या माना जाएगा, संतुलित माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, धारामापी जी, ये तो देख रहे हैं आप धारामापी जी का क्या कार्य है, धारामापी जी का क्या कार्य है।
ठीक है स्टूडेंट। तो धारामापी जी, धारामापी को गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि जी का क्या अर्थ है, जी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसका इंग्लिश में अर्थ है बेटा गैल्वेनोमीटर। क्या है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर बेटा एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, किसी सर्किट में धारा के मान को नापा जाता है या धारा का पता लगाया जाता है कि धारा है इस सर्किट के अंदर या नहीं है। तो धारा का पता लगाने के लिए या धारा के सूचना देने के लिए जिस राशि का यूज करते हैं वो राशि क्या होती है बेटा? गैल्वेनोमीटर होती है, अर्थात धारामापी हिंदी में बोलते हैं उसको स्टूडेंट। ठीक है, तो धारामापी को याद रखें बेटा कि किसी परिपथ के अंदर धारा को मापने के लिए या धारा का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम जी से प्रदेश करते हैं। जी कहाँ से लिया गया बेटा? गैल्वेनोमीटर से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, तांबे की पत्तियां मोटी क्यों रखी जाती हैं? जैसे अभी मैं दिखा रहा था, ये एल आकार के दो पत्ते, एक पत्ती ये है और एक पत्ती बेटा ये है और तीसरी पत्ती इनके बीच में रखी है। ठीक है, याद रखें इन दोनों के बीच में स्पेस रहता है, दोनों के बीच में क्या रहता है बेटा? स्पेस रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखें अब इसमें पूछा गया कि ये जो पत्तियां हैं ये एल आकार की, ठीक है, जैसे कि मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था स्टैंड, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। देखिए ये पत्ती है वो इस टाइप से, एक पत्ती है एल आकार की। तो इसमें कहा गया है कि इन पत्तियों को मोटा क्यों रखा जाता है, इन पत्तियों को मोटा क्यों रखा जाता है स्टैंड। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ तो इन पत्तियों का साइज मोटा रखने का क्या कारण है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए समझाने के लिए मैं बेटा मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए मैं इधर थोड़ा सा आप कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो स्टैंड अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है स्टैंड तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगे स्टैंड। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि जो एल आकार की पत्ती होती हैं बेटा इनको मोटा क्यों रखा जाता है। चलिए देखिए बेटा, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है वो हमेशा क्या होता है? लंबाई के तो समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, ये एक कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन बेटा ये होती है वो क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों को अगर हम मिला लें बेटा, इन दोनों को अगर मिला करके लिख लें तो इसको ऐसे लिखेंगे R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। तो ये इससे हमें मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? रेजिस्टेंस इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, किसी कंडक्टर का एरिया जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा देखिए आप देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जब व्युत्क्रमानुपाती एरिया, अब ये पत्तियाँ मोटी होंगी, पत्तियाँ मोटी होंगी, जब मोटी होंगी तो इनका क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। और जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बेटा जो प्रतिरोध है यानी R का मान क्या होगा बेटा? कम होगा। तो याद रखें कि जो एल आकार की पत्तियाँ होती हैं यानी जो कॉपर की बनी होती है, काय की बनी होती है बेटा? कॉपर की बनी होती है यानी तांबे की बनी होती हैं। पूछ रहा है कि इनको मोटा क्यों रखते हैं, तो याद रखें आप सीधा सीधा आंसर देंगे सर इनको मोटा इसलिए रखा जाता है ताकि प्रतिरोध का मान कम से कम हो। प्रतिरोध का मान क्या हो बेटा? कम से कम हो। और आपसे पूछे कि अगर इनको मोटा रखने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जब बेटा जब इनको मोटा रखेंगे यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा? क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R का मान क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। यानी प्रतिरोध को कम करने के लिए, याद रखें प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या तांबे की मोटी पत्तियों का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको समझ रहा, अगर मुझसे कहीं गलती हो तो मुझे माफ कर देना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, तांबे की मोटी पत्तियों का यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रतिरोध को कम करने के लिए, प्रतिरोध को कम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसर्पी कुंजी को तार AC पर क्यों नहीं रगड़ते हैं? ये जो आप देख रहे हैं विसर्पी कुंजी, ऐसा नहीं है इसको ऐसे करके खींच के ले जाएंगे, ऐसे करके तार पे इस पर याद रखना बिल्कुल भी नहीं रगड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं रगड़ते हैं। ये जो आप विसर्पी कुंजी देख रहे हैं ये इस टाइप से ये कहीं भी टच करा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे टच नहीं कराते, रगड़ते नहीं है तार AC पे। ये जो आप A और C तार देख रहे हैं इस पे बिल्कुल भी रगड़ते नहीं है। क्यों नहीं रगड़ते? अगर रगड़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इसका जो क्षेत्रफल है बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल बेटा कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो याद रखें कि इस विसर्पी कुंजी को केवल टच करा सकते हैं, कहीं AC के बीच में, A से लेकर के C तक कहीं भी टच करा सकते हैं, लेकिन इस पर रगड़ नहीं सकते। रगड़ने से क्या हो जाएगा बेटा? तार घिस जाएगा और तार घिसने से उसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो बेटा मीटर से तो सही माप नहीं दे पाएगा। तो याद रखें मीटर विसर्पी कुंजी क्यों नहीं रगड़ते हैं? उससे क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा यानी उसको तार जो है घिस जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? घिस जाएगा। ठीक है, तो जिससे अपना जो मीटर से दो है शुद्ध माप नहीं दे पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब मैं एक अंतिम सवाल ले रहा हूँ इसका कि अज्ञात प्रतिरोध S जो आपने देखा इसका मान कैसे निकाला जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अज्ञात प्रतिरोध का मान इससे कैसे निकालते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब देखेंगे स्टूडेंट कि इस मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
क्योंकि इसीलिए जो सर्किट है इसीलिए बनाया गया है कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए व्हीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है बेटा P/Q बराबर R/S। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा मीटर सेतु व्हीट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, इसलिए किया। ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए P देखिए यहाँ से जब मैंने इस तार विसर्पी कुंजी को B पर टच कराया B पर, तो याद रखें इस तार की जो टोटल लंबाई कितनी है वो L है। टोटल लंबाई कितनी मानी हमने A से लेकर के C तक, जो 1 मीटर की है। ठीक है। कितनी बेटा 1 मीटर की, उस 1 मीटर को हमने क्या कह दिया बेटा L। जो 1 मीटर है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो L एक 100 माइनस L। 100 का मतलब सेंटीमीटर से है ना, डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल लंबाई कितनी है इसकी 100 सेंटीमीटर। कितनी है 100 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ B पर टच करा दिया, तो B पर टच करा लिया तो हमने मान लिया इसकी लंबाई कितनी है बेटा L। क्या है L। अच्छा जब ये 100 सेंटीमीटर है तो इतना जब L है तो इधर कितना हो जाएगा B से C तक कितना जाएगा 100 माइनस L हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी A से लेकर के B तक इसकी लेंथ कितनी L है और टोटल कितनी है 100 है। 100 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया। तो फिर ये रेजिस्टेंस कितना, ये लेंथ कितनी रह गई, ये वाली लेंथ रह गई, यानी ये जो लंबाई रह गई B से C तक कितना है 100 माइनस L। आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है। अब जब ये तार मैग्नीज धातु का बना है, अब तार किसी भी धातु का होता है कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस तो होता है। तो मान लीजिए उसका अब जो P का जो मान है वो P का मान क्या है बेटा L है। क्या है बेटा L। ध्यान समझिए। ये देखिए A से लेकर B तक ये क्या आपका L है, तो बेटा L आपका ये आ गया, यानी A से लेकर B तक की जो तार की जो लेंथ है वो कितनी L है, वो ये आ गया, यानी P बराबर L आ गया। अच्छा Q कहाँ से कहाँ तक है B से C तक। ये आप देख Q जो देख रहे हैं बेटा ये कहाँ से B से C तक, और ये लेंथ कितनी है बेटा आपकी 100 माइनस L, यानी Q का मान कितना है 100 माइनस L। ध्यान से समझें 100 माइनस L। ये का मान बेटा आपका Q का मान है। अच्छा अब देखिए R ऐसे रखा जाता है स्टैंड, अज्ञात प्रतिरोध S ये वाला। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड। अब जब क्रॉस गुणा करेंगे स्टैंड की स्टैंड से क्रॉस गुणा, यानी इसका मान निकालेंगे S का, यानी अज्ञात प्रतिरोध का जब मान निकालेंगे S का तो क्या आएगा ध्यान समझें। S बराबर आएगा स्टैंड इस टाइप से, देखिए R इंटू और ये 100 माइनस L अपॉन L। तो ये आएगा मान बेटा आपका अज्ञात प्रतिरोध का। कितना मान आएगा ध्यान से समझ लें एक बार फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम आपसे लिखवा सकते हैं कि व्हीट-स्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे। तो निकालेंगे R 100 माइनस L और अपॉन में क्या रहेगा L, और एक मान आ जाएगा बेटा S का मान है। यानी आपको अगर L का मान पता है और आपको इधर भी L का मान पता है स्टैंड। ठीक है। अगर L पता है तो वो तो आपको इधर का वैसे निकल जाएगा। क्यों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना 30 सेंटीमीटर है, संतुलन बिंदु कितना बेटा 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ A से C तक 30 है, तो ये 100 माइनस 30 यानी 70 रह जाएगा। यानी अगर आपको L का मान पता है तो आप L का पता और रेजिस्टेंस का मान मैंने बताया था 2 या 3 ओम लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है स्टैंड। तो यहाँ से R का मान रख के और L का मान लिख करके अज्ञात प्रतिरोध का S का मान यहाँ से निकल जाता है स्टैंड। तो और याद रखें स्टैंड, इस R को और अज्ञात प्रतिरोध S को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, आपस में चेंज भी कर सकते हैं स्टैंड। ठीक है। और जब चेंज करेंगे तो बेटा इससे दीवार में थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है। आयोग को समझ आ रहा होगा। तो याद रखें आपको ज़्यादा टेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल शुद्ध जो आपका डायग्राम बना है, जो आपसे तो केवल यही पूछा जाएगा अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र को लगाएंगे। ठीक है। यहाँ P का मान क्या है L, मैंने आपको बताया A से लेकर B तक है L और B से C तक क्या है 100 माइनस L। ठीक है। इन दोनों की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी, ये वाला सेम ऐसे उतार दिया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा स्टैंड, ठीक है, तो इस साथ ये गुणा पहुँच जाएगा, गुणा पहुँच गया और ये वाला L बेटा ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। तो स्टैंड यही था इस टॉपिक से संबंधित जितने भी बाय क्वेश्चन थे यही आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और टॉपिक का वीडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।